बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आप सभी को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए कुछ प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन ले आई हूँ जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पुटअप किए गए थे। ठीक है गाइस, तो हम आपको 2016 के कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो गाइस हम आपको बताते हैं कि जो किसी वस्तु की जो अधिकतम चाल होती है वो उस माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम जानते हैं कि प्रकाश की अधिकतम चाल जो होती है वो निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस कारण किसी वस्तु की भी अधिकतम चाल क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है गाइस, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किमी पर सेकेंड है यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर हो तो उस ग्रह से पलायन वेग कितना होगा? तो हम गाइस जानते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किमी पर सेकेंड होता है और ये दिया हुआ भी है। ठीक है, पृथ्वी से जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो वस्तु दोबारा पृथ्वी पर न लौट कर आए, इसके लिए पलायन वेग, पलायन मतलब भाग जाना या जैसे कि छोड़ कर ही भाग जाना, तो वो जो है वो 11.2 किमी पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हम 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस की ओर फेंकेंगे किसी वस्तु को तो वो वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो ये हमें दिया हुआ है और इसका फार्मूला हम जानते क्या होता है? v = √g/m/e/r। g जो है वो कैपिटल जी वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m/e जो है वो पृथ्वी का मास है और r/e जो है वो पृथ्वी का रेडियस है। ठीक है गाइस, तो हमें पूछा है, बता रहा है कि यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी, मान लेते दूसरे ग्रह की त्रिज्या r जो है वो क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या की आधी, re/2 स्टैंड फॉर अर्थ। ठीक है गाइस, e मतलब है, re का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। और फिर दिया है कि द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का बराबर हो। द्रव्यमान मतलब m जो है m वो m/e के इक्वल है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद तो हमें पूछा उस ग्रह से पलायन वेग कितना होगा। तो हम जानते हैं पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? √g/m/r। ठीक है गाइस, सॉरी वो तो पृथ्वी का m ही लिख दिए थे, इसलिए v बराबर क्या होता है? √g/m/r। और हमें बता रहा है कि जो ये रेडियस है वो क्या है? पृथ्वी की आधी है रेडियस और द्रव्यमान इक्वल है g/m/re/2। ठीक है गाइस, तो हम जानते हैं कि ये 2 जो है वो एकदम ऊपर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? v = √2g/m/e/re या √2 को अलग कर ले तो यही हमारा जो है वो अर्थ का वो इसके वेलोसिटी है, इसी कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, तो इसी के इक्वल होगा v। हमारा एक फॉर्मूला निकल के है v = √2e। और हम जानते हैं ve की वैल्यू जो होती है क्या होती है? ve बराबर 11.2 किमी पर सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया और वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पलायन वेग √2 × 11.2। हम √ की वैल्यू जानते हैं 1.414 × 11.2। ठीक है गाइस, तो ये हमारा किमी पर सेकंड में है क्योंकि हमारा पलायन वेग जो होता है वो वैसे भी किमी पर सेकंड में दिया हुआ है। आप तो सबसे पहले इसी से निकाल सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे। और दूसरी बात कि एक सेकंड में कितना किलोमीटर फेंकने पर वो हम मतलब पलायन कर जाएगा, तो ये किमी पर सेकंड में आएगा। इसका राइट आंसर आएगा 15.8 मल्टीप्लाई करने पे। इसका मतलब ऑप्शन ए राइट है। कौन सा? ऑप्शन ए राइट है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से सदिश राशि है विद्युत धारा, आयतन, वेग, चाल। तो हम गाइस आपको बताते हैं कि सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो विद्युत धारा
विद्युत धारा बह रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में बह रही है। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन है ही नहीं। आयतन कितना है ये भी ठीक है, कितना है, लेकिन इसका कोई दिशा थोड़ी है। चाल की दिशा नहीं होती है, वेग की दिशा होती है। चाल हम कहते हैं 2 किलोमीटर पर सेकंड की ओर जा रहा है ना, पर सेकंड जा रहा है। तो ये हम जो है वो बता दिए कि उसकी चाल है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर हम वेग बताते हैं तो हम ये बताएंगे कि वो उत्तर की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, पूरा पश्चिम किधर जा रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वैसे भी आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जितने भी मैक्सिमम जो होते हैं वो व से स्टार्ट होते हैं, तो वो सदिश राशि होती हैं। अब कुछ अपवाद तो है ही, लेकिन आपको याद करने का मैं तरीका बताती हूँ कि मैक्सिमम व से जो स्टार्ट होते हैं व उनमें क्या होता है, व से दिशा होती है, इस कारण भी सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। एक स्प्रिंग जो है उस बल नियतांक के से लटके द्रव्यमान का आवर्तकाल टी है। क्या है? टी है। ठीक है गाइस, फिर बोल रहा है कि यदि स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काटे तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक क्या होगा। ठीक है, ये यदि एक भाग से वही द्रव्यमान लटका है तो आवर्तकाल कितना होगा। हमसे मतलब 2 चीज़ यहाँ पूछा है। ठीक है गाइस, तो हम बताते हैं कि पहले स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काटेंगे तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक क्या हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम बताते हैं आपको, यदि के बल नियतांक वाली किसी स्प्रिंग को n टुकड़ों में काट दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़े का बल नियतांक जो होता है वो कितना होता है। बल नियतांक के बराबर बल नियतांक जो होता है वो बल नियतांक कितना होता है। बल नियतांक वो होता है के इंटू एन के या के इंटू एन। ठीक है गाइस, ये हो गया। तब प्रत्येक टुकड़े का आवर्तकाल पहले के आवर्तकाल का 1/√n गुना हो जाएगा। कितना होगा? 1 पूछ रहा है ना कि कितना आवर्तकाल होगा, तो यहाँ पे 1/√n गुना होता है, जितना हमारा वो भाग होता है। कितना? 1/√n गुना। ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हैं कि कितने भाग में हम काट रहे हैं। हम उसको स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काट रहे हैं, तो इस कारण उसका जो बल नियतांक होगा वो कितना होगा। T/√3। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। जब वो n के था तो 3 टुकड़े में काटे 3 के, और जब उसका आवर्तकाल होगा वो कितना होगा। T/√3। इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का सी, यही हमारा ऑप्शन है जो कि दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट 55 जो है बोल रहा, निम्न में से कौन सी वास्तविक मीन नहीं है। रजत मीनार, आरा मीन, हैमर मीन, चूषक मीन। तो गाइस हम आपको बताते हैं चूषक मीन जो होता है वो वास्तविक मीन नहीं होता है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। निम्न से कौन सा युग्म उपास्थि मत्स्य का है, मतलब दोनों में उपास्थि पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो शार्क और ट्यूना, शार्क और रे, स्कर्ट्स और हिरता, रे और इल। तो इसका राइट आंसर बी होगा, शार्क और रे में उपास्थि मत्स्य पाई जाती है। मतलब ये दोनों जो होती हैं उपास्थि मत्स्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 57। निम्न में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता है। तारा मीन, स्पंज, जेलीफिश या रजत मीन। तो इसका राइट आंसर होगा जेलीफिश। क्या गाइस? जेलीफिश। जेलीफिश में जो होता है अस्थि पंजर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 58। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है क्या? दूध का घनत्व, रक्तचाप, की आरबीसी गणना, हृदय की धड़कन। तो इसका राइट आंसर जो होगा रक्तचाप। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर मापता है। जो जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, हाई या वो लो की, वो इसी से जांच करवाते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नोट चक्र ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस है। आदर्श गैस है। इंजन 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री के बीच कार्यरत है। कितना? 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री के बीच कार्यरत है।
यदि उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा 6 × 10⁴ या 6 × 10⁴ कैलोरी हो तो कार्य में परिवर्तित ऊष्मा होगी। कार्य में परिवर्तित। ठीक है गाइस, तो हम जानते हैं कार्नोट इंजन का फार्मूला क्या होता है। 1 - T2/T1 = W/Q1। ठीक है, क्या होता है 1 - T2/T1 = W/Q1। तो 1 - T2 की वैल्यू कितनी है, बोल रहा 127 डिग्री सेल्सियस और 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 273। 273 जब ऐड करेंगे 273, तो एक जो है पहला 273 और 227 जो होगा वो हो जाएगा 500। मतलब T1 क्या हो जाएगा 500 और T2 जब 127 डिग्री, T2 में जब 170 डिग्री ऐड करेंगे 127 + 273 डिग्री तो क्या हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, इस T2 जो है 400 केल्विन एंड T1 500 केल्विन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। 1 - T2/T1 = W/Q1। 1 - T2 जो है वो कितना था आपका 400 था और T1 500 = W/Q1। W आपसे पूछा ही है, परिवर्तित ऊष्मा पूछ रहा है, W/Q1 और Q1 आपको दिया हुआ है कैलोरी में 6 × 10⁴। इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वो आपका कैलोरी में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद W जो है उसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6 × 10⁴ / 5। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 1.2 × 10⁴ केल्विन। 1.2 × 10⁴ केल्विन कैलोरी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। यदि P दाब पर किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U है तो आयतन में परिवर्तन dV के लिए क्या होगा। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि हम जानते हैं dW = क्या होता है, dW = P/dV। ठीक है गाइस, तो फिर उसके बाद जब dW = P/dV है तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड हम जानते हैं कि जो dQ होता है ऊष्मा, वो होती है इंटरनल एनर्जी प्लस हमारी वर्क जो हुआ रहता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dW निकालेंगे। dW क्या आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन था पहला ऊपर, dW होगा dQ - du। ठीक है गाइस, तो हम जानते थे dW क्या था P/dV और du क्या था हमारा dQ - P/dV। तो हम देख रहे P/dV जो है 1 में dW है, du = ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर डी होगा, du = dQ - P/dV। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है। वायुमंडलीय दाब और 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेमी क्यूब जल को 16 से 71 सेमी क्यूब भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उपयुक्त प्रक्रम में वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध कृत कार्य होगा लगभग कितना होगा, वो 40 कैलोरी होगा। ये जब आप फार्मूले पे रख के करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा गाइस, 40 कैलोरी। अगर आपको नहीं आता चलिए, अगर नहीं याद आता होगा तो चलिए मैं बता देती हूँ। वैसे dW क्या होता है, dW होता है P/dV। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा dW होता है मतलब चेंज इन मतलब कार्य में क्या चेंजेस है, और यहाँ जो होता है वॉल्यूम में क्या चेंजेस है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेमी क्यूब जल को 16 से 71 सेमी क्यूब, वॉल्यूम मतलब V2 - V1 V dV बराबर, तो हमें बोला है 16 से 71 और 1 सेमी क्यूब। इसका मतलब 16 से 71 में से 1 हटाएंगे तो क्या आएगा 1670 सेमी क्यूब। dV = 1670 सेमी
क्यूब एंड पी तो पता ही है वो हम लोग को कितना है, पी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, तो हम अब कृत कार्य तो निकाल ही लेंगे किसमें, फॉर्मूले से, dW = PdV। यही मैंने फार्मूला नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1.013 इंटू 10⁻15 और ये 1670। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है कि आपका ये मीटर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, लेकिन ये आपका सेमी में है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सेमी में हम जानते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं। एक सेमी में कितने, 10⁻2 10⁻2 मीटर होते हैं। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 40 कैलोरी। कितना आएगा हमारा, 40 कैलोरी। पहले आया था 16 पॉइंट, जब मैंने मल्टीप्लाई किया था जूल, लेकिन हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। फिर हम 1 जूल निकालेंगे तो 1/4.18 कैलोरी होता है, तो उससे हमारा आ जाएगा 40 कैलोरी। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। नियत दाब पर एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो ये हम आपको बताते हैं क्या होती है। CP/CV हम मेयर्स फॉर्मूला जानते हैं। CP/CV इक्वल टू, एक तो ये भी फॉर्मूला होता है, CP/CV इक्वल टू 1+2/n, वेयर n क्या होता है परमाणु गैस के लिए, लेकिन यहाँ बोला एक परमाणु गैस है तो उसके लिए n बराबर क्या होता है, 3। ठीक है गैस, तो हम यहाँ पे जब वैल्यू पुटअप करेंगे CP/CV तो आएगा 1+2/3 इक्वल टू LCM लेंगे तो 5/3। और हम जानते हैं कि नियत दाब पर नियत वायु मतलब नियत आयतन पर वॉल्यूम, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, हम जानते हैं क्या होती है, 3/2 R होती है। ठीक है, इससे हमें पता है CP कितना हो जाएगा, 5/3 इंटू 3/2 R, 3 से 3 कैंसिल, 5/2 R। ठीक है गाइस, ये इसका मतलब क्या होगा, राइट आंसर बी। आपसे पूछा है नियत दाब पर, नियत दाब पर मतलब CP पूछा है आपसे, CP। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अधिकतम सिद्धांत है क्या, प्लांक का, न्यूटन का, डी ब्रोगली या आइंस्टीन का। तो हम आपको बताते हैं डी ब्रोगली का जो है वो प्रकाश का अधिकतम सिद्धांत है। इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो होती है वो द्वैत प्रकृति की तरह बिहेव करती है, मतलब कभी तरंग की तरह और कभी कण की तरह बिहेव करती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, डी ब्रोगली। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। प्रकाश जो है विरल माध्यम फर्स्ट से सघन माध्यम सेकंड में प्रवेश करता है। जब आयतन कोण I है तब अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर अभिलंबवत हैं, क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए हम आपको ये सॉल्व करके बता देते हैं कैसे होगा। ये जब प्रकाश हमारी आती है, प्रकाश हमारी जब आती है तो ये हमारा आई जो होता है वो आपतन कोण होता है, ये दूसरे माध्यम में जा रही है, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हमें दिया है R। ठीक है, और ये बोला परावर्तित कोण क्या है, वो भी I है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये I है तो इसका मतलब ये टोटल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। जब ये I है तो ये कितना हुआ, 90 - I। ठीक है, इधर का क्या हुआ, 90 - I। ठीक है, अब हम इधर इस साइड देखेंगे ये वाला एंगल, तो ये एंगल जो होगा जब ये 90 है, ये I है, तो इधर भी क्या होगा, 90 - I, मतलब दोनों साइड 90 - I। हम जानते हैं कि ये जो है ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 90 - I। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब R क्या हुआ, R जो है वो 90 - I के इक्वल है। तो हम जानते हैं N बराबर क्या होता है, स्नेल का नियम sin I/sin R। ठीक है, अब हम देखते हैं कि I की वैल्यू जो है वो तो वही थी, R बराबर क्या था, 90 - I।
तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन 9 r की जगह 90 माइनस आई। ठीक है गाइस, 90 माइनस आई मतलब साइन आई बाई कॉस आई मतलब टेन आई। देन आई बराबर आप क्या करेंगे, n बराबर जब 10i था तो i बराबर 10 इनवर्स n, या हम जानते हैं कि ये 10i आया, ठीक है। तो हम जानते हैं आई ई जो होता है, आई ई क्या होता है, साइन इनवर्स 1/n, और n की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स 1/10i। इट मीन्स जब 10i नीचे है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, इसका मतलब साइन इनवर्स कॉट आई। ठीक है गाइस, ये आपका आ गया। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स, ये राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। किसी कांच के टुकड़े का अपवर्तनांक 1.5 और इसकी मोटाई में एक वर्णीय प्रकाश की उतनी ही तरंगें आती हैं जितनी कि 18 सेमी पानी में। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो कांच के टुकड़े की मोटाई होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है मतलब इसको हम लिखते हैं n जो होता है वो दोनों का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो n जो होता है इसका हम लिखेंगे लिखेंगे n कांच इंटू n t कांच। बोल रहा है कि कांच के टुकड़े का अपवर्तनांक और इसकी मोटाई में, ठीक है, थिक में देख लेते हैं और कांच के टुकड़े का उसको n मान लेते हैं, इक्वल टू n पानी इंटू t पानी। ठीक है, इस तो हम यहाँ पे जब वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 1.5 इंटू टी कांच, हमसे ये पूछा है कांच के टुकड़े की मोटाई, थिक, मोटाई मतलब थिक, और अपवर्तनांक दिया है हमें कितना 1.33 इंटू 18। जब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 16 सेमी। इसका मतलब राइट आंसर डी होगा, क्या, डी 65। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। यदि एक प्रकाश किरण टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से गुजरती है, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो उस प्लेट से गुजरने में समय लगेगा। तो हम आपको बता देते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बराबर एन सी, और न्यू जो होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, और सी जो होता है वो मतलब सी को आप क्या बोलेंगे कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, म्यू जो हो गया वो भी आपका क्या है, चाल ही है लेकिन माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो आपको ये दिया प्लेट से गुजरने में समय लगेगा c। तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी तो है स्पीड ही है। ठीक है, न्यू जो है वो भी तो स्पीड ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इसको n बराबर इस फॉर्मूले में जब रख के देखेंगे तो आपका आएगा राइट आंसर बी, म्यू टी बाई सी। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो जा रही है क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ इस कारण। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किस सिद्धांत पर लीवर कार्य करता है, फ्रैंक सॉफ्ट, संयोजी छड़, क्रैक पिन या क्रॉस हेड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 67 का ए, फ्रैंक सॉफ्ट। क्या होगा, फ्रैंक सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि वह मिट्टी में पैदा होती है, नहीं। इस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें कैरोटीन होती है। नेक्स्ट है, संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है। तो राइट इसका आंसर क्या होगा, सी, इसमें कैरोटीन होती है, इस कारण गाजर का रंग क्या होता है, नारंगी होता है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है। तो हम आपको बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और
क्लोरोफिल भी रहता है, क्लोरोफिल के कारण तब बनाता है क्या, ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो मतलब आपको अब आप समझ गएंगे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, C69 का C। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं जिससे वो एब्जॉर्ब करती है और हमें क्या देती है, हमें तो ऑक्सीजन देती है। इससे भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, मिट्टी का तेल, चूना, ऑक्जेलिक एसिड घोल या पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर होगा C, ऑक्जेलिक एसिड घोल। ऑक्जेलिक एसिड आप जानते हैं कि टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है। तत्व X प्रबल विद्युत धनी तथा तत्व Y प्रबल विद्युत ऋणी है, दोनों एक संयोजी है, इनसे बना यौगिक बताइए। ठीक है, तो इसका आप सोचिए क्या हो सकता है। अगर बोल रहा है X प्रबल विद्युत धनी तथा Y प्रबल विद्युत ऋणी है, दोनों एक संयोजी है, बना यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो इसका आप जानते हैं कि जस्ट अपोजिट चला जाता है, चिन्ह साइन जो होता है वो जस्ट अपोजिट चलाता है। इसका मतलब एक्स पर क्या आएगा, निगेटिव। अगर वो धनी है, एक्स प्रबल विद्युत धनी खुद बोल रहा है, ये तो खुद हमको बता रहा है कि एक्स क्या है, प्रबल धनी है, और वाई जो है वो प्रबल ऋण है। तो जब एलिमेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, जैसे Na+ जो होता है प्रबल धनी होता है और ये प्रबल ऋणी होता है, तो वो NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, A, X+Y-। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में बंध बनने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो बताइए क्या, 2, 4, 6, 8। तो हम आपको बताते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 7 होता है। तो उसका आप ऐसे करेंगे क्या, 2 और 7, 7 होते हैं, 2 और 5। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 5। फर्स्ट में हमें 2 फिल करना जरूरी होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूले से होता है, 2, 8, 18, 32 से उससे होता है, 2, 8, 8, 18, 32। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट में सेकेंड वाले ऑर्बिट में कितना है, 5। तो आप बताइए कि क्या हो सकता है। 5 नाइट्रोजन अणु में बंध बनाने के लिए, बंध बनने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो थी वो टोटल 6। ठीक है, कितना, 6, 5 कितना होगा, इसका राइट आंसर 6 होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मध्य परमाणु sp3 संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त नहीं करता। निम्न में से किसमें नहीं करता है, तो आप बताइए, BeF3- OHF3+ NH2- NH3। तो इसका राइट आंसर जो होगा 73 का, वो होगा BeF3 में। परमाणु मध्य परमाणु जो होता है उसमें sp3 संकर ऑर्बिटल नहीं होता है, बाकी सब में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 73 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्न में से किसका बंध क्रम 2.5 है, बॉन्डिंग ऑर्डर। ठीक है गाइस, तो बॉन्डिंग जो बंध क्रम है वो कितना है, 2.5। तो किसका होगा, HCl, NO, CO या CO2। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो NO होगा। क्या, NO में जो बंध क्रम होता है 2.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। रक्त लाल क्यों दिखता है, प्रकाश के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, साइटोक्रोम के कारण या इनमें से किसी कारण नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि रक्त हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो लाल दिखता है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर B होगा। अब ये आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट में आपके 76 to 100 क्वेश्चन रहेंगे। आप सब इसको ज़रूर देखिए, और अगर ये आपकी यूज़फुल हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।